हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हमारा जो है बच्चों आपका 12th क्लास का इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट में हम लोग पहला ही आपका चैप्टर देखेंगे। आपका परिचय हम लोग आपका पढ़ेंगे कि अर्थव्यवस्था का जो आपका परिचय है उस विषय की हम लोग आपका बात करेंगे कि क्या स्थिति है और हम कैसे हम भारतीय अर्थव्यवस्था को आपका जान पाएंगे। उसका सिंपल परिचय के बारे में हम लोग उसको आपका देखेंगे। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी हमारे आपका बच्चे हैं सभी बच्चे अपनी बिल्कुल आपके समयबद्ध तरीके पर अपनी पूरी क्लास को बहुत अच्छे से आपका प्रॉपर तरीके से आप उसको पढ़ेंगे और उनका सबका आपका रिवीजन करेंगे और निरंतर जो भी आपके विषय हैं उन सब विषयों का आप बिल्कुल प्रॉपर अध्ययन करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। मान लीजिए मैं आपको पढ़ाता हूं, कोई मेरे द्वारा चीज़ आपको समझ नहीं आती है, किसी प्रकार का आपका डाउट है, कोई आपका प्रश्न है, तो आप हमको लाइव जुड़कर अपना कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे अपना प्रश्न जो है बच्चों पूछ सकते हैं। उस प्रश्न के लिए बच्चों आप हमें क्या करें कि आप जो है आप बिल्कुल हिचकिचाए ना, क्योंकि मैं बहुत बार आपका देखता हूँ इतने लंबे समय से हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं कि बच्चों का अगर कोई आपका डाउट होता है, कोई आपका प्रश्न होता है तो बच्चों जो है अपना प्रश्न नहीं पूछते, हिचकिचाते हैं प्रश्न पूछने में। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। जो भी आपका प्रश्न है, जो भी आपका डाउट है, आप आराम से पूछिए, 10 बार पूछिए, क्योंकि हम लोग आपकी हेल्प करने के लिए आपको बताने के लिए हैं। ठीक है? तो आपको प्रॉपर जो है उन सब चीज़ों को ध्यान देना है। ठीक है? चलिए, तो ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा हम लोग चलते हैं आपका डिजिटल वर्ल्ड की तरफ। चैप्टर नंबर जो है आपका 1 हमारे सामने है और चैप्टर नंबर 1 को हम लोग आपका देख रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब देखिए, पहला ही वो आपका चैप्टर है और पहले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे आपका परिचय। क्या पढ़ेंगे? आपका परिचय पढ़ेंगे। कि परिचय, इस परिचय में हम लोग आपका भारतीय अर्थव्यवस्था में जो आपकी सामान्य अर्थव्यवस्था है, हम उसी का परिचय पढ़ेंगे कि क्या परिचय है, क्या आपकी चीजें हैं। देखिए, और मान लीजिए अगर आप किसी देश की अर्थव्यवस्था को स्टडी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसकी अर्थव्यवस्था की सामान्य जानकारी, आपको उसका परिचय पता होना चाहिए। अब ऐसे नहीं कि सीधा आप घुस गए उसके आप इंटरनल आपके कोर में कि इसकी जीडीपी कितनी है, इसका रेट कितना है, क्या यहाँ का सीएलआर मैनेज हो रहा है बैंकों का, ये सब चीजें हमें नहीं देखनी। सबसे पहले हमको उनका प्राइमरी चीजें पढ़नी है, जो उनकी प्राथमिक चीजें, उनका परिचय है, अर्थव्यवस्था है कैसी, किस प्रकार की है, कहते किसको है, समझते किसको है। हमको बिल्कुल इनिशियल से हमको प्रारंभिक चीजों से उनको शुरू करना पड़ेगा ताकि हम उनको बहुत अच्छे से पढ़ सकें, उनको बहुत अच्छे से स्टडी कर सकें। ये सब चीजें हमको देखनी होंगी। क्लियर है? आइए, किसी भी समाज के विषय में सोचिए। कह रहे कोई भी आप ऐसा अब आपका समाज लीजिए और आप उसके विषय में सोचिएगा। ठीक है? समाज में लोगों को खाना, वस्त्र, घर, सड़क, रेल सेवाएं जैसे यातायात के संसाधनों, डाक सेवा तथा चिकित्सकों, अध्यापकों जैसी बहुत सी वस्तुओं तथा सेवाओं का प्रतिदिन जीवन में आवश्यकता होती है। कह रहा होता क्या है कि जो भी आपके यातायात की जो आपकी चीजें हैं, संसाधन हैं, ये सब चीजें हैं, डॉक्टर की सुविधा है, आपके हॉस्पिटल्स हैं, अध्यापक हैं, खाना, वस्त्र, इन सब चीजों क्या होती है आपके दिन प्रतिदिन क्या होती है हमारे जीवन में, क्या होती है बच्चों, इनकी आवश्यकता होती है। क्या होती है हमारी, इनके हमारे जीवन में आवश्यकता होती है। वास्तव में किसी व्यक्ति विशेष को जिन जिन वस्तुओं या सेवाओं की आवश्यकता होती है उनकी सूची इतनी लंबी है कि मोटे मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि समाज में किसी भी व्यक्ति के पास वे सभी वस्तुएं नहीं होती हैं। अब देखिए, क्या नहीं होती हैं जितनी वस्तुएं हैं। अब आप देखेंगे कि हर एक व्यक्ति को, हर एक समाज को अपने दैनिक जीवन में, जो हमारी रोजमर्रा का जीवन है, उस दैनिक जीवन में क्या होते हैं, कुछ वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मुझे पढ़ाने के लिए एक प्रॉपर सारा सिस्टम होना चाहिए। कैमरा हो, माइक हो, डिजिटल स्क्रीन हो, व्हाइट बोर्ड हो, आपको पढ़ने के लिए आपके पास बैठने की सुविधा हो, ये सब चीजें मतलब कोई ना कोई जरूरत की चीजें हैं। कह रहा है कि ये इतनी लिस्ट अगर आप इनको बनाओगे तो ये कैसी है, बहुत लंबी है। और बहुत लंबी होने के बावजूद आप इनको देखेंगे कि इनको एक आदमी व्यक्ति द्वारा फुलफिल नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि एक आदमी ही इनको पूरा देख सकता है, एक आदमी इनको पूरा समाप्त कर सकता, नहीं। तो ये क्या है, हम लोगों ने कहीं ना कहीं दूसरे व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा, उसकी आवश्यकता होगी।
जिसकी उसे आवश्यकता होती है। प्रत्येक व्यक्ति जितनी वस्तु सेवा का उपभोग करना चाहता है उसमें से कुछ ही उपलब्ध होती हैं। यानी कि आप जिन वस्तुओं का, जिन सेवाओं का उपभोग करना चाहते हैं उनमें से कुछ ही चीज ऐसी हैं जो आपके पास उपलब्ध होती हैं। एक कृषक परिवार के पास भूमि का टुकड़ा, थोड़ा अनाज और कृषि के उपकरण, शायद एक जोड़ी बैल या परिवार के सदस्यों की श्रम सेवा हो सकती है। कह रहा है कि कोई आपका कृषक परिवार है। अगर मैं उस कृषक परिवार की आपका बात करूं तो उस कृषक आपका परिवार के पास क्या होगा, एक भूमि का टुकड़ा हो सकता है, उसमें कुछ अनाज पैदा हो सकता है और उसी में कुछ उपकरण हो सकते हैं, और शायद उस परिवार के पास क्या हो, आपका एक जोड़ी बैल हो, और साथ ही में क्या हो, परिवार के सदस्यों के पास आपकी श्रम सेवा हो। ये एक एग्जांपल दिया है उसने। अब हम बात कर रहे हैं कि जो आपका बुनकर है। अब देखिए, बुनकर के पास धागा, कुछ कपास तथा कपड़े बुनने के काम आने वाले उपकरण हो सकते हैं। कह रहे आप किसी बुनकर को देखेंगे तो उस बुनकर के पास कपास होगा, कपास को बनाने वाले कपड़े होंगे और उसके कुछ उपकरण भी आपके पास हो सकते हैं। स्थानीय विद्यालय की अध्यापिका के पास छात्रों को शिक्षित करने के लिए आवश्यक कौशल होगा। यानी कि जो भी आपके प्राइमरी लेवल के जो स्कूल हैं, आपके स्थानीय लेवल के जो स्कूल हैं, जो उनकी टीचर हैं, उनके पास एक क्या होगा, आपका कौशल होगा, यानी कि एक विशेष ज्ञान होगा जो अपने टीचर को क्या, जो अपने स्टूडेंट है उनको क्या कर सकती हैं, आपका शिक्षित कर सकती है। कि समाज के कुछ अन्य व्यक्तियों के पास उनके अपने श्रम के सिवाय और कोई संसाधन नहीं होता। अब देखिए, हमारे समाज में, कुछ हमारे गांव में या हमारे पास पड़ोस में ऐसे व्यक्ति देखने के लिए मिलते हैं जिनके पास ना तो जमीन होती है, ना कोई वो काम करते हैं, वो केवल श्रम सेवा करते हैं। श्रम सेवा का मतलब है, श्रम का मतलब कि वो अपनी झाड़ी मजदूरी करते हैं, अपना कहीं काम करते हैं, उसके बदले उनको वेतन मिलता है, उसी वेतन से उनका जीवन यापन होता है। इनमें से हर निर्णायक इकाई अपने पास उपलब्ध संसाधनों का उपयोग में लाकर कुछ वस्तुओं व आपका सेवाओं का उत्पादन करती है। अब क्या कह रहे हैं कि कुछ हमारे पास संसाधन हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनका क्या करती है, उन्हें उपयोग में लाकर उनका उत्पादन करती है तथा अपने उत्पाद के एक अंश का प्रयोग अनेक ऐसी वस्तु और आपके सेवाओं को प्राप्त करने के लिए कर सकती है जिसकी उसे आवश्यकता है। कह रहे वो क्या करती है, जितना मान लीजिए उसके पास जितना आपका संसाधन है, रिसोर्सेज है, जो भी आपकी चीजें हैं, उन चीजों में से क्या करेगी, एक चीज का जो है उत्पाद का, वो क्या करेगी, जैसे मान लीजिए आपका किसान है, मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। किसान है, किसान के पास क्या है, अनाज है, उस अनाज का एक भाग वो बेच देगा जितनी उसको आवश्यकता न हुई होगी। उस बेचे गए अनाज से अपने घर के लिए आवश्यक जो उसको खाद्यान्न चीजें हैं, जैसे मान लीजिए उसको दाल नहीं है, उसके बाद दाल ले सकता है, जो कपड़ा ले सकता है, बाजार से मिठाइयाँ ले सकता है, बच्चों के लिए किताब कॉपी इत्यादि, ये सब चीज जो है बच्चा वहां से आपका ले सकता है। क्लियर है। इसमें से हर एक निर्णायक अपने पास उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर कर कुछ वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन आपका कर सकती है। यानी कुछ चीजें उनके पास हो, कुछ ऐसी निर्णायक इकाई हो जिनका वो कुछ आपका प्रोडक्शन कर रहे हो। क्लियर है। और अपने उत्पाद का ही एक अंश, यानी कि जो उत्पाद उन्होंने बनाया उसका एक भाग ऐसी वस्तुओं को, ऐसी सेवाओं को प्राप्त करने में कर सकता है जिसकी उसे आवश्यकता हो। अब देखिए, जो मैंने बताया है वही आपको एग्जाम्पल में मिला है। उदाहरण के लिए आप इसको समझिए, कृषक परिवार अनाज के उत्पादन के बाद उसे एक अंश का उपभोग में कर सकता है, ताकि बाकी के उत्पाद का विनिमय, यानी कि उसको लो बेचकर करके वस्त्र, आवास व विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार जो आपका बुनकर है वो क्या करेगा, सूत धागे से जो वस्त्र बनता है उसका विनिर्माण करके आवश्यकता अनुसार वस्तु तथा आपके सेवाओं को प्राप्त कर सकता है। अध्यापिका विद्यालय से छात्रों को पढ़ाकर रुपए कमाती हैं जिनका उपयोग वह उन वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करने में कर सकती है जिसकी उसे आवश्यकता है। क्या है, जिसकी उसे आवश्यकता है।
मजदूर भी किसी अन्य व्यक्ति के लिए कार्य करके जो कुछ धन कमाता है उसे अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है। यानी कि जो भी कुछ धन कमा रहा है, उस धन कमाने से जो उसने झाड़ी मजदूरी करी है, उस झाड़ी मजदूरी से जो भी उसको चीजें होंगी, अपनी जरूरत की चीजें, मान लीजिए उसको खाद्यान्न लेना है, बच्चों के लिए कपड़े, जो भी चीज लेना है, वो उनकी आपूर्ति कर सकता है। इसी प्रकार हर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधनों का उपयोग कर सकता है। अब देखिए, सबसे पहले अब तक जो हमने इतनी चीजें पढ़ी हैं, इसमें हमको एक चीज समझ आई है कि देखिए, दैनिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को क्या है, किसी न किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है और उसके पास वो सारे संसाधन, वो सारी आवश्यकता की चीजें नहीं होती। उसको एक दूसरे माध्यम से वो सब चीजें आपकी प्राप्त करनी पड़ती हैं। मान लीजिए एक बुनकर जो व्यक्ति है, उस बुनकर व्यक्ति के पास जो होगा आपका केवल आपका धागा होगा, आपका कपास होगा, यानी कि बुनकर से संबंधित आपकी चीजें होंगी। अगर उसको खाद्यान्न चाहिए, उसको अनाज चाहिए, तो वो क्या करेगा, उसको अपने कपड़े को बेचेगा बाजार में, विनिमय करेगा, उस पैसे से अपने लिए आवश्यक जो चीजें हैं, जैसे दाल खरीद लेगा, अनाज खरीद लेगा, या जो भी उसके लिए मिर्च मसाला है, जो आपकी चीजें हैं, उनको खरीद लेगा। ऐसे ही कृषक है, कृषक क्या करता है, अनाज पैदा करता है और उसको आपकी कुछ और चीजें चाहिए, किताब, कॉपी, दवाई चाहिए, अपने बच्चों को पढ़ाना है, तो वो क्या करता है, उस अनाज का एक अंश उसको बेचकर उन सब आवश्यकताओं की चीजों को आपका पूरा करता है। उसी प्रकार एक मजदूर है जो कहीं आपकी मजदूरी करता है, कहीं आपकी श्रम सेवा करता है, तो उससे प्राप्त धन से जो चीज की उसको आवश्यकता है, चाहे किसी वस्तु की हो, चाहे किसी सेवा की हो, वो उनको उससे आपका प्राप्त करता है। क्या करता है, उनको उससे प्राप्त करता है और उससे प्राप्त होने के बाद जो है बच्चों, जो उनकी चीजें हैं उनकी फुलफिल हो जाती है। और ऐसे ही जो है हमारा समाज एक दूसरे के ऊपर जो विनिमय वस्तु है, लेन देन, इसी पर आपके अपनी चीजों के साथ चलता है। यानी कि एक व्यक्ति अपनी सारी चीजों को बहुत अच्छे से, जो उनकी आवश्यकता है, उनको फुलफिल नहीं कर सकता। अतः सब लोग मानते हैं कि व्यक्ति की आवश्यकताएं जितनी अधिक होती हैं, उनकी पूर्ति करने के पास अतिरिक्त संसाधन, असीमित संसाधन नहीं होते। यानी कि जितनी आपकी जरूरत है, देखिए मान लीजिए कोई आपका व्यक्ति है, उस व्यक्ति के पास जितनी उसकी आवश्यकता है और जितनी आवश्यकता उसकी अधिक होगी, उसको पूरित करने के लिए उसके पास क्या होंगे, असीमित आपके संसाधन नहीं होते। यानी कि वो जितनी उसकी जरूरत है उनको फिल करने के लिए, उनको पूरा करने के लिए उतने संसाधन नहीं होते। यह कृषक परिवार जितना अनाज पैदा कर सकता है, यानी कि जो भी आपका एग्रीकल्चर, जो भी आप कृषक है, और जितना अनाज वो आपका पैदा कर सकता है, उसी मात्रा में उसे प्राप्त संसाधनों की मात्रा द्वारा नियंत्रित होती है। यानी कि जितना पैसा आपके पास है, आप उतनी ही चीजें, उतनी आवश्यकता की चीजें ही आप बाजार से खरीद सकते हो, ले सकते हो। इस कारण इस अनाज के बदले में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की जो मात्रा वह प्राप्त करता है, वह भी सीमित है। यानी कि जो अनाज के बदले में जो भी चीज आपके खरीद रहा है, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई सेवा हो, वो भी कैसी है आपकी, उनको वो भी सीमित होती हैं। अब मान लीजिए कि आपने 1 कुंटल गेहूं आपने 2,000 रुपए का बेचा, तो आप 2,000 रुपए में वही चीजें खरीद सकते हो जितनी 2,000 रुपए में आ सकती है। ऐसा नहीं कि आप 2,000 रुपए में 5,000 की चीजें खरीद लो। अब पैसा कम है, तो आपकी आवश्यकता की जो आपकी मेन ज्यादा चीजें हैं, जरूरत चीजें हैं, आप उनका क्या करोगे, चयन करोगे, आप उनका सिलेक्शन करोगे कि मेरे को यही चीजें खरीदनी है और मेरे को इन चीजों की ज्यादा आवश्यकता है, आप अन्य चीजें छोड़ दोगे। इसके परिणाम स्वरूप वह परिवार अपने उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं में से कुछ का चयन करने के लिए बाध्य हो जाता है। और क्या होता है, उन कुछ चीजों का चयन करने के लिए, सेलेक्शन करने के लिए बाध्य हो जाता है कि मेरे को कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है, उनको वैसे ही चुनता है। वह अन्य वस्तु तथा आपको सेवाओं का त्याग करके वांछित वस्तुओं तथा आपका सेवाओं अधिक मात्रा में प्राप्त कर सकता है। वो होता क्या है कि वो क्या करेगा,
कुछ आपकी वस्तुओं का और सेवा को क्या करेगा, आपका जो चीजें हैं उनको छोड़ देगा, उनका त्याग करेगा। ठीक है, उदाहरण के लिए एक बड़ा परिवार घर लेना चाहता है। एक एग्जांपल दे रहा है, कोई आपका बड़ा परिवार है और वो क्या चाह रहा है, आपका घर लेना चाहता है, तो उसे कुछ और एकड़ जमीन, खेती योग्य जमीन खरीदने का अपना विचार त्याग देना चाहिए। अब मान लीजिए कोई बाप का परिवार है और वो चाह रहा है कि मेरे को बड़ा घर लेना है, तो या तो वो बड़ा घर आपका ले सकता है या फिर एक जमीन का वो टुकड़ा खरीद सकता है। तो या तो उसको जो अपने मकान का विचार है, अगर उसको वो लेके चलना है, तो जमीन खरीदने का जो विचार है उसको वो त्यागना पड़ेगा, क्योंकि उसकी सामर्थ्य, उसके पास संसाधन कैसे हैं, आपके सीमित हैं। यानी कि उन संसाधनों से केवल एक ही चीज खरीदी जा सकती, चाहे तो वो मकान खरीद ले, बड़ा बना ले, और चाहे वो जमीन का टुकड़ा खरीद ले। यदि उसे बच्चों के लिए उत्तम शिक्षा चाहिए तो उसे जीवन की कुछ विलासिता को त्यागना पड़ेगा। अगर वो चाहता है कि जो उसके बच्चे हैं, उसके बच्चों को उत्तम यानी कि बहुत अच्छी आपकी शिक्षा प्राप्त हो, अच्छी शिक्षा मिले, तो उसके लिए कुछ आपकी विलासिता की जो वस्तुएं हैं, जो मनोरंजन की जो आपकी चीजें हैं, उनको उन्हें क्या करना पड़ेगा, उसको आपको त्याग करना पड़ेगा, उनको उसको छोड़ना पड़ेगा। समाज के अन्य व्यक्तियों के संदर्भ में भी यह बात लागू होती है। कह रहे कि समाज में जो लोग आपका रह रहे हैं उनके संदर्भ में भी क्या होती है बच्चों, ये बात आपका लागू होती है। ठीक है, कैसे लागू होती है इसको थोड़ा सा हम लोग आपका देखते हैं। क्यों? देखिए, अगर आप अपनी आवश्यकताओं की चीजों पर आवश्यकता से अधिक पैसा खर्च करते हैं, यानी कि जिन चीजों की अभी आपको इतनी जरूरत नहीं है, आप उन पर फिर भी पैसा खर्च कर रहे हैं, और पैसा यानी कि संसाधन यानी कि रिसोर्सेज आपके पास लिमिटेड हैं। कैसे हैं बच्चों, आपका लिमिटेड हैं, तो आप मानिए उन लिमिटेड संसाधनों को आपको इस तरह से उपयोग करना है कि जिस तरह से आप उनका प्रयोग अधिक से अधिक उन वस्तु को खरीदने के लिए आपका कर सकें जो आपके लिए कैसा है, बहुत जरूरी है। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। समाज के जो भी अन्य लोग हैं उन पर भी क्या है, ये चीज एप्लीकेबल है। क्यों एप्लीकेबल है? क्योंकि ये सब चीजें हर जगह रखते हैं, क्योंकि हमारे पास संसाधन क्या है बच्चों, संसाधन हमारे पास आपके बहुत आपका सीमित है। कैसे हैं? हमारे पास जो आपका संसाधन है वो कैसे है, आपका बहुत सीमित है। और संसाधन सीमित होने की ही वजह से क्या है, हम उन चीजों को ही हमको आपका सिलेक्शन करना पड़ेगा, उन चीजों को ही चुनना पड़ेगा जो हमारे लिए बहुत आपके लिए आपका जरूरी है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति अपना अत्यधिक पैसा अपने मनोरंजन में, विलासिता की चीजों में उड़ाता है, उनको खर्च करता है, तो मान लीजिए वो अपने बच्चों को जो उत्तम एजुकेशन देना चाह रहा है वो फिर नहीं दे पाएगा, क्योंकि जो उसको पैसा, जो हिस्सा आपको अपने बच्चे के एजुकेशन में लगाना है, वो कहाँ खर्च कर रहा है, उसको विलासिता की चीजों पर। और हम देख रहे हैं कि हर एक परिवार की, हर एक लोगों की आय कैसी है, सीमित है, और उस सीमित आय में, उस सीमित संसाधनों में हमको अपनी चीजों को चुनना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सामान्यतः समाज का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में संलग्न रहता है। कि समाज का कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो भी, वो कुछ ना कुछ या तो वस्तु का निर्माण कर रहा है या कोई ना कोई आपकी सर्विस दे रहा है। अब देखिए, अब हमको मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, क्या हम किसी वस्तु का निर्माण कर रहे हैं, हम आपके टीचर, आपके अध्यापक नहीं, हम आपको सर्विस कर रहे हैं। सर्विस का मतलब है हम आपको पढ़ा रहे हैं। क्लियर हो गया? हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपको सर्विस दे रहे हैं, हम आपको ज्ञान दे रहे हैं, आपका कौशल दे रहे हैं। आपके मम्मी पापा हैं, आपके आपके परिवार वाले हैं, वो क्या करते हैं, मान लीजिए खेती करते हैं, तो वो अनाज का उत्पादन करते हैं, वो किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, चाहे वो धान, आपका चावल, आपका मक्का, जई, बाजरा, मतलब कुछ भी चीज आपका बो रहे हैं, वो उनका क्या कर रहे हैं, आपका प्रोडक्शन कर रहे हैं। किसी के ऐसे फादर होंगे जो कहीं ना कहीं किसी फैक्ट्री में होंगे और कोई चीज आपकी बना रहे होंगे, चाहे आपका चेयर बना रहे हैं, चाहे आपके बाल्टी बना रहे हैं, आपके प्लास्टिक के संबंधी कोई चीजें हैं। आप मान लीजिए किसी वर्कशॉप में काम करते हैं जहां आपकी साइकिल, मोटर कार बनती हैं, तो वहां कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कोई ना कोई व्यक्ति हर
एक्टिविटी में आपका संलग्न है और किसी न किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन में, जो सेवा में वस्तु में आपका उत्पादन करने में आपका लगा हुआ है, तथा उसमें से कुछ वस्तुओं तथा सेवाओं के संयोजन की आवश्यकता होती है। यानी कुछ ऐसी सेवाएं वस्तुएं जिनकी क्या होती है, संयोजन की आवश्यकता होती है, जिसमें से सभी उसके द्वारा उत्पादित होती हैं। और क्या होती हैं, सभी उनके द्वारा क्या नहीं होती, उत्पादित आपकी नहीं होती। यह कहना आवश्यक होगा कि किसी भी वस्तु में, किसी भी क्षमा चाहूंगा, किसी भी अर्थव्यवस्था में लोगों की सामूहिक आवश्यकताओं तथा उनके द्वारा किए गए उत्पादन के बीच सुसंगता होनी चाहिए। अब देखिए, हम कह रहे हैं कि हमको ये कहना बहुत जरूरी है कि जो भी कोई अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था में जो भी आपके लोग लगे हैं, उनके उत्पादन के बीच क्या होनी चाहिए बच्चों, आपका सुसंगता होनी चाहिए। यानी कि जितनी चीजों की डिमांड है उतनी सप्लाई भी होनी चाहिए। अगर तालमेल अच्छा रहेगा और सुसंगता बनी रहेगी तो मान लीजिए अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं मिलेंगी। जैसे मान लीजिए अब डिमांड तो बहुत ज्यादा है अनाज की, यानी कि लोगों की मांग बहुत ज्यादा है अनाज की, लेकिन सप्लाई उतना नहीं हो पा रहा है। या ऐसे हो जाए कि आप सामान बहुत ज्यादा है और मांग कम है, तो संतुलन कैसा होता है, संतुलन का मतलब है आपका बैलेंस। बैलेंस क्या होता है, आपका बिगड़ जाता है। कैसे बिगड़ता है, क्या चीजें हैं, इन सब चीजों को आइए हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से, एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग इसको समझते हैं। देखिए, उदाहरण के तौर पर हमारे कृषक परिवार तथा अन्य कृषक इकाइयों द्वारा पैदा किए गए अनाज की इतनी मात्रा आवश्यक होनी चाहिए कि वह समाज के सदस्यों के सामूहिक उपभोग के लिए आवश्यक मात्रा के बराबर हो। देखिए, सिंपल ये कह रहा है कि हमारे किसान परिवारों द्वारा और जो भी आपके किसान यूनिट हैं, उनके द्वारा कम से कम इतना अनाज तो पैदा हो कि जितने भी हमारे समाज के सदस्य हैं उनके खाने के लिए वो चीजें उतनी मात्रा उनके बराबर हो। क्लियर है? यानी कि अगर समाज को 100 कुंटल अनाज की आवश्यकता हो तो हमारे किसान और जो भी कृषक यूनिट है वो 100 कुंटल अनाज पैदा करके दे। क्लियर है? यदि समाज के लोगों को अनाज की उतनी मात्रा की आवश्यकता नहीं है जितनी कृषक इकाइयों सामूहिक रूप से आपका पैदा कर रही हैं, तो इन इकाइयों के पास उपलब्ध संसाधनों का उन वस्तुओं तथा आपका सेवाओं के उत्पादन के प्रयोग में किया जा सकता है। क्लियर है? जिनकी मांग बहुत अधिक हो। अब देखिए क्या कर सकते हैं, अगर हमने देख लिया कि हमारा प्रोडक्शन ज्यादा है और डिमांड कम है, तो हमारे पास प्रोडक्शन जो ज्यादा है और आपकी डिमांड कम है, उस प्रोडक्शन को हम लोग कहीं दूसरी जगह उसको प्रयोग कर सकते हैं। कहाँ प्रयोग कर सकते हैं? उस जगह प्रयोग कर सकते हैं जहां लोगों के पास किसी वस्तु को लेकर, किसी चीजों को लेकर डिमांड बहुत ज्यादा है। जैसे मान लीजिए लोगों के पास खाने के लिए जितना अनाज है वो पर्याप्त है घर में रोटी बनाने के लिए। अब लोगों को लगता है कि हमको ब्रेड बड़ा मांग कर रहे हैं आज का, कि हमको ब्रेड की बड़ी आवश्यकता है, तो कहाँ करना चाहिए? अब उस तरफ उसी जितना भी उत्पादन है उस उत्पादन को उस दिशा में कार्य करने की क्या होती है, आवश्यकता होनी चाहिए। इसके विपरीत यदि समाज में लोगों की अनाज की आवश्यक कृषि इकाइयों द्वारा सम्मिलित रूप से उपज होने वाले अनाज की मात्रा की तुलना में अधिक है, तो दूसरी वस्तुओं तथा आपका वस्तुओं तथा आपके सेवाओं के उत्पादन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले संसाधनों का पुनः विनिधान अनाज के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। अब देखिए, आप समझिए, जो भी आपकी एग्रीकल्चर यूनिट हैं, जो भी एग्रीकल्चर किसाई हैं, जो इकाई हैं, उनको सम्मिलित होना चाहिए और सम्मिलित होकर जो भी उपज है और उपज को देखना चाहिए जो अनाज की मात्रा है वो तुलनात्मक रूप से अधिक है कि नहीं है, और अधिक है तो हमको उन वस्तुओं का, उन सेवाओं का, उन प्रोडक्शन में उपयोग लाने की आवश्यकता है जिनको हम आपका आप ये मान लीजिए कि उनको हम क्या कर सकते हैं, विनिधान कर सकते हैं, उनको और चीजें आपके प्रोसेस कर सकते हैं। यदि स्थिति अन्य वस्तु तथा आपको सेवाओं के विषय में है, इस प्रकार व्यक्ति के पास संसाधनों की कमी होती है, उसी प्रकार समाज के लोगों की सामूहिक आवश्यकताओं की तुलना में
समाज के पास उपलब्ध संसाधनों की कमी होती है। क्या होता है कि उपलब्ध जो आपके संसाधन हैं उनकी भी क्या होती है, किसी भी समाज के पास, किसी भी समुदाय के पास इन सब चीजों की आपकी बहुत कमी होती है। ठीक है, आप इतना बच्चों इसको फिलहाल समझिए। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। समाज के लोगों की पसंद और नापसंद को ध्यान में रखते हुए समाज के पास उपलब्ध सीमित संसाधनों का विनिधान विभिन्न वस्तुओं तथा आपका सेवाओं के उत्पादन के लिए करना पड़ेगा। अब देखिए, हमको ये भी देखना है कि लोगों को किन चीज में इंटरेस्ट है, किन चीज में इंटरेस्ट नहीं है, क्या लोग पसंद कर रहे हैं, क्या पसंद नहीं कर रहे हैं, कितने हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं, उन संसाधनों का हमको किस प्रकार प्रयोग करना है, कैसे सीमित संसाधनों का हम लोग विनिधान करें ताकि उन वस्तुओं का और सेवाओं का आपका प्रोडक्शन हो सके। तो हमें इन सब चीजों पर आपका बहुत फोकस करना है। क्या करना है आपका बच्चों? बहुत आपका फोकस करना है। तो आपको इन सब चीजों को जो है बच्चों बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है? और उन्हीं वस्तुओं को आपको उत्पादन करना है। तो एक बार इसको पढ़िए, थोड़ा समझिए, देखिए कोई आपका डाउट है, कोई आपका प्रश्न है तो आप हमसे पूछिए बच्चों। किसी भी बच्चे का कोई भी आपका प्रश्न होता है संबंधित आपका चीजों के लिए। अब तक केवल हम यही समझ रहे हैं कि जितनी भी चीजें हम लोग आपका पढ़ रहे हैं इस चैप्टर के अंतर्गत, हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सामान्य अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसी चीजों को हमको बनाना चाहिए, उन आपकी सेवाओं का और उन वस्तुओं का आपका प्रोडक्शन करना चाहिए जिनकी लोगों को जरूरत है, जिनका हम उनको पूरा कर सकते हैं। क्लियर है? तो हमको इन सब की आवश्यकता है और कैसे हम आपके समाज में लोगों के बीच और वस्तुओं के बीच आपका तालमेल बहुत अच्छा बैठा सकते हैं। ठीक है? तो इस टॉपिक में जितना पढ़ाया अब तक, कोई आपका प्रश्न है, कोई डाउट है, आप हमको पूछ सकते हैं। आप एक बार इसको मेमोराइज कीजिए 20-30 सेकंड के लिए, फिर हम आगे शुरू करते हैं। तो आप बच्चों रिवीजन आप देख रहे हैं, कोई चीज आपको समझ नहीं आती है तो आप हमसे जो है बच्चों पूछ सकते हैं। ठीक है, आप इसको देखिए, आप इसको पूछिए कि कोई भी आपका डाउट आता है, कोई भी प्रश्न आता है तो आप उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे हम लोग आपका बढ़ जाते हैं इसकी तरफ। देखिए, से चलते हैं। समाज के संसाधनों का किसी भी रूप में विनिधान करने के फलस्वरूप विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के विशिष्ट समायोजन का उत्पादन होता है। कह रहे जो भी हमारे समाज में जो भी आपके संसाधन हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, नेचुरल हो या फिर आपके मानव निर्मित हो, उनका हम क्या कर सकें, विनिधान के फलस्वरूप जो भी आपकी विभिन्न वस्तुएं हैं, जो आपकी सेवाएं हैं, एक उनका विशिष्ट आपका समायोजन हो, यानी कि एक उनका आपका सामाजिक संसाधनों का एक बहुत अच्छा तालमेल हो उत्पादन के लिए। इस प्रकार उत्पादित वस्तुओं तथा आपका सेवाओं को समाज के व्यक्तियों के बीच वितरण करना होगा और हम लोगों को जो भी आपकी वस्तुएं हैं, जो भी आपकी सेवाएं हैं, उन वस्तुओं को उन आपके सेवाओं को व्यक्तियों के बीच क्या करना होगा, उनका वितरण करना होगा। समाज के सामने सीमित संसाधनों का विनिधान तथा वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मिश्रण का वितरण, ये दो ऐसी मूल आर्थिक समस्याएं हैं जिनका समाज सामना करता है। कौन कौन समस्या है बच्चों, आपको देखना है। देखिए, पहला है समाज के सामने सीमित संसाधनों का विनिधान, यानी कि जो भी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हम उनका विनिधान किस प्रकार करें। और दूसरा है आपका जो आपकी वस्तु और जो आपको सेवाएं हैं, उनके अंतिम मिश्रण का जो वितरण है, कि उनका जो आपका जो भी आपकी वस्तु हैं, जो आपकी सेवा है, उनका फाइनल रूप से कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। ये क्या है, ये दो मूल रूप से आर्थिक क्या है, मूल रूप से आपके अर्थव्यवस्था की या अर्थ कहेंगे आर्थिक आपकी समस्या है, जिनका सामना कौन करता है, आपका समाज करता है। समाज के परिप्रेक्ष्य में अर्थव्यवस्था की जो स्थिति ऊपर बताई गई है
वस्तुतः वह उसे कहीं अधिक जटिल है, यानी कि जो चीजें हमने पढ़ी हैं वस्तुतः अगर हम उसको प्रयोग करके देखें या उनको अप्लाइड रूप में देखेंगे तो वो कैसी हैं और अधिक कठिन है। समाज के विषय में हमने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है उसके संदर्भ में अब अर्थशास्त्र के कुछ ऐसे मूलभूत विषयों पर आपका चर्चा करें जिसमें से कुछ का अध्ययन हम अगुतय पुस्तक यानी कि जो अगली जो आपकी पुस्तक है, जो अगली जो आपकी कक्षाएं हैं उनमें हम लोग आपका करेंगे। क्या करेंगे? अगली कक्षाओं में हम उनका जो है अध्ययन उन सब चीजों का अपने चैप्टर में हम उनका बच्चों आपका करेंगे। क्लियर है? ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यानी कि मूल समस्या क्या है आपका कि जो समाज के पास लिमिटेड जो आपका रिसोर्स है उनका विनिधान कैसे करें और जो भी आपकी वस्तु और सेवा है उनका अंतिम जो वितरण है वो कैसे करें। तो ये एक बड़ी समस्या है। उसी के साथ हम लोग जो है इसी चैप्टर में हम लोग सामान्य परिचय को पढ़ पाए और सामान्य परिचय के बाद पढ़ेंगे हम लोग अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। और आप जानते हैं कि दो चीजों को हम लोग देख रहे थे कि अर्थव्यवस्था में कौन सी आपकी केंद्रीय समस्याएं होती हैं, उनके विषय में हम लोग बहुत अच्छे से आपका विवरण करेंगे और उनको देखेंगे। क्लियर है बच्चों? तो ये चीजें आपको थोड़ी सी समझनी है। थोड़ा समझिएगा। तो ये तो जो है ये सिंपल एक आपका परिचय है आपको अर्थव्यवस्था का स्वरूप बताने में कि लोगों के बीच वस्तुओं का, सेवाओं का, सारी चीजों का तालमेल बहुत अच्छा हो और जो आपके संसाधन हैं, जो आपकी चीजें रिसोर्सेज बच गई हैं जिनका उपयोग नहीं हो रहा है उनको किसी अन्य क्षेत्र में लगा दिया जाए जिनकी बहुत ज्यादा उस सेक्टर में डिमांड है। क्लियर है? और जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हम उनका बहुत अच्छे से प्रयोग कर लें और साथ में ये भी बताया गया कि हम उन लिमिटेड रिसोर्सों का ही आवश्यकता कर सकते हैं जिन चीजों की हमको सबसे ज्यादा आपको जरूरत है। अगर मान लीजिए हमारे पास पैसा कम है तो हम सबसे पहले उन वस्तुओं का सिलेक्शन करेंगे जिनकी हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता है, उसके बाद हम चीजों को बाद में चुनते हैं। क्लियर है? तो ये सब कुछ डिपेंड होते हैं आपके संसाधन पर, ये सब कुछ डिपेंड होते हैं हमारे जो भी रिसोर्सेज हैं और हमारी आपकी आवश्यकता की जो वस्तु हैं उनके आधार पर। क्लियर है? तो अब हमको क्या करना है बच्चों? अब हमको देखना है कि जो अर्थव्यवस्था की कोर की जो समस्याएं हैं इसमें यूनिट है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। हमको अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं को आपका देखना है और जो उसकी मूलभूत आधारिक चीजें हैं उन पर हमको विचार करना है। चलिए आप लोग रेडी हैं? हम इसको पढ़ते हैं, देखते हैं। वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन यानी कि जो आपकी वस्तु है, जो आपके सेवा है, उनका जो भी आपका प्रोडक्शन है, विनिमय है तथा उपभोग जीवन की आधारभूत आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं। यानी वस्तुओं का उत्पादन, उनका विनिमय और उनका उपभोग क्या है? जीवन की आधारभूत आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं। ये कैसी हैं? लाइफ की आपकी बेसिक इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। कौन कौन सी बच्चों? उत्पादन, विनिधान और उपभोग। क्लियर है? प्रत्येक समाज को इन आधारभूत आर्थिक क्रियाकलापों के दौरान संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है। होता क्या है कि जितने भी प्रत्येक समाज के ये आधारभूत जो आर्थिक आपके क्रियाकलाप हैं उनमें क्या होता है, जो भी आपके संसाधनों की जो भी आपका कमी होती है उन कमी का आपका सामना करना पड़ता है तथा संसाधनों की यह कमी ही चयन की समस्या को जन्म देती है। आप कह रहे जो हमारे पास संसाधन की कमी होती है और यही कमी क्या करती है? चयन की समस्या। यानी कि अब हमको ये चूज करना पड़ेगा कि कौन सी वस्तु हमारे लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। तो जो ज्यादा जरूरी है उसका हम उपभोग हम पहले करेंगे। तो जो चयन की समस्या क्या करती है? संसाधनों की कमी क्या करती है बच्चों? चयन की समस्या को जन्म देती है। यानी कि रिसोर्सेस कम है तो ही हमें सिलेक्शन के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। अर्थव्यवस्था में इन दुर्लभ संसाधनों के उपयोग के लिए प्रतिस्पर्धी विकल्प होते हैं और कह रहे हैं कि जो भी हमें ऑप्शनल जो आपके रिसोर्सेज हैं, जो आपके दुर्लभ आपके रिसोर्सेज हैं, उनके लिए हमको क्या मिलते हैं? ऑप्शनल कॉम्पिटिटिव मिलते हैं। दूसरे शब्दों में प्रत्येक समाज को यह निर्णय करना पड़ता है कि वह अपने दुर्लभ संसाधनों का किस प्रकार उपयोग करे। यानी कि कोई समाज है
तो समाज को यह निर्णय करना पड़ेगा, यह डिसीजन लेना पड़ेगा कि जो उसके पास दुर्लभ रिसोर्सेज हैं उनका वो किस प्रकार से, किस तरह से उनका उपयोग करता है। क्लियर है? अर्थव्यवस्था की समस्याएं प्राय सापेक्ष में इस प्रकार होती हैं और कह रहा है कि जो अर्थव्यवस्था है उसकी जो समस्या है वो संक्षेप में इस प्रकार है। अब देखेंगे तो हम समझेंगे कि अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्याएं हैं वो मेन क्या है। अब देखिए, सबसे पहले इसी में आप लोग आपका देखिएगा, आप इनको प्रश्न बनाकर ही पढ़िए बच्चों कि ये पहला प्रश्न है। देखिए, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। अब आपको देखना है कि कौन सी ऐसी वस्तु है जिनका हमको क्या करना है, उत्पादन करना है और कितनी मात्रा में करना है। ये हमको सबसे पहले देखना है कि हमको किन वस्तुओं का कितनी मात्रा में उत्पादन करना है। ये देखना आपका बहुत ज्यादा आपका जरूरी है। प्रत्येक समाज को निर्णय करना पड़ता है, यानी कि उस समाज को ये आपको डिसीजन करना पड़ेगा, ये उनको फाइनल आपका रूप में करना पड़ेगा कि प्रत्येक संभावित वस्तुओं तथा आपका सेवाओं में से किन किन वस्तुओं और सेवाओं का कितना उत्पादन करेगा। अब देखिए, हमको ये भी देखना है कि जो आपका समाज है, तो जो हमारी अर्थव्यवस्था में हमें किन चीजों का आपका प्रोडक्शन करना है, किनका नहीं करना है, ये सब चीजें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर हम लोग अपनी अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो किन वस्तु का उत्पादन करना है, आप किनका नहीं करना, इसकी जिम्मेदारी किसके पास है? हमारी। तो हमारी जो केंद्रीय सरकार है उसके पास ये जिम्मेदारी होती है कि वो वस्तुओं का कैसे, आपका किस प्रकार से उनका उत्पादन करें और कितनी मात्रा में करें। ये सब उसकी जिम्मेदारी होती है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि वस्तु ज्यादा उत्पादन कर दे, उसकी डिमांड कम हो, ये वस्तु का कम उत्पादन कर दे और उसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो, तो ये ऐसी असंतुलन की स्थिति भी खड़ी हो सकती है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि उस समाज को, उस देश को, उनकी केंद्रीय जो आपकी गवर्नमेंट है, उनको यह आपका निर्णय लेना पड़ता है कि हमको किन वस्तुओं का, किन सेवाओं का हमको प्रोडक्शन करना है। क्लियर है? ये हमको देखना है। ठीक, अधिक खाद्यान्न पदार्थें, वस्तु या सेवाओं, आवास का निर्माण किया जाए अथवा विलासिता की वस्तुओं का अधिक उत्पादन किया जाए, कृषि जनित वस्तुओं का अधिक उत्पादन किया जाए या औद्योगिक उत्पाद तथा सेवाओं का, शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर अधिक संसाधनों का उपयोग किया जाए अथवा सैन्य सेवाओं के संगठन पर, बुनियादी शिक्षा को बढ़ाने पर अधिक खर्च किया जाए या उस शिक्षा पर, उपयोग की वस्तुओं पर अधिक उत्पादित किया जाए या फिर आपका निवेश परक आपकी वस्तु यानी कि मशीन आदि पर, जिससे भविष्य में उत्पादन तथा उपभोग में वृद्धि हो। इसी प्रकार वस्तुएं कैसे उत्पादित आपकी की जाएं। अब देखिए, सारे सेक्टर हमको वो आपका बता के दिखाए हैं कि हम किन वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं, किन वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर सकते। हमको इन सब चीजों को वो आपका देखना है। क्या करना है? इन सब चीजों का आपको देखना होगा कि हम किनका उत्पादन करें, किनका ना उत्पादन करें। इन सब चीजों के विषय में हम लोगों को आपका ध्यान रखना होगा। क्लियर है कि क्या कैसे चीजें हैं, क्या चीजें आपकी हो रही हैं, किनका उत्पादन। इस सब की जिम्मेदारी आपका समाज की होती है कि उनको कैसे, किन वस्तुओं का उत्पादन करना है, ऐसा ना हो जाए कि संतुलन आपका बिगड़ जाए। तो ये सब जिम्मेदारी जो होती है समाज की होती है और केंद्रीय अर्थव्यवस्था की एक कोर की आपकी मेन समस्या है बच्चों। क्लियर है? तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इनको प्रॉपर आपका इस लेक्चर को घर जाकर रिवीजन करिए। बाकी हम मिलते हैं कल आपको नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।